प्यारे छात्रों नमस्कार। पिछले सत्र में हमने कक्षा 9 के गति जो अध्याय है उस पे बातचीत की शुरुआत की थी। उम्मीद है कि आपको वो काफी कुछ उसमें समझ में आया होगा। गति क्या है, स्थिर वस्तु क्या होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गति क्या होती हैं, गति के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और सरल रेखीय गति क्या है, इस पे हम पिछले सत्र में बात कर चुके हैं। सरल रेखीय गति पे भी हम दूरी की अवधारणा पे बात कर रहे थे, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के पाठ की शुरुआत करेंगे। पिछले पाठ के अंतिम चरण में हमने दूरी पर बात की थी और ये देखा था कि कोई भी गतिमान वस्तु अपना पूरा जो भी मार्ग तय करती है उस तय किए गए पूरे मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूरा मार्ग की लंबाई को हमने उसका ही आकलन करना है, मार्ग चाहे कैसा भी हो। कुछ उदाहरणों की सहायता से मैं इसको स्पष्ट आपके सामने करूंगा कि मान लिया कोई वस्तु गति कर रही है, ये चित्र आप देख रहे होंगे। वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, पहले बिंदु बी तक चलती है, फिर बिंदु बी से बिंदु सी तक आती है और सी से डी पर आकर रुक जाती है। यहाँ पर रुकना शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि गति का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, और गति का अंतिम बिंदु डी। वस्तु ने ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक इतना मार्ग तय किया। अब अगर हमसे कोई कहे कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो जैसा कि हम दूरी की परिभाषा में पहले ही समझ चुके हैं, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो क्या करना होगा, हमें ये सारी दूरियां आपस में जोड़नी होंगी। पहले वस्तु ए से बी तक चली, फिर बी से सी तक चली और फिर सी से डी तक चली, तो दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, कुल मिलाकर 10 किलोमीटर दूरी। तो यहां हमने देखा कि दूरी का आकलन हम तय किए गए मार्ग की पूरी लंबाई के आधार पर कर रहे हैं। एक और उदाहरण से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि मान लिया कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है बिंदु ए से, ये आप जो मार्ग देख रहे हैं वस्तु का, ये लगभग क्या है, वृत्ताकार मार्ग है और इस वृत्त की जो हम मान लें कि इसकी त्रिज्या क्या है, 7 मीटर है। वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है और ए से बी की ओर सीधा न चलकर इस वृत्त की परिधि के अनुरूप चलती है। अब इस अवस्था में हमसे कहा जाए कि वस्तु ने कितनी दूरी तय करी ए से बी तक चलने में, तो हम देख सकते हैं कि ए से बी तक अगर हम सीधा देखेंगे तो सीधा जो है ये केवल 7 मीटर और 7 मीटर 14 मीटर की दूरी हो रही है। लेकिन दूरी की जो हमारी परिभाषा है कि वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, वस्तु तो कहां से आई, ए से इधर से होते हुए आई और बी तक, तो ये लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर तय की गई दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये वृत्त की आधी परिधि है, तो इस अवस्था में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि का आधा हम कर सकते हैं, 1/2 गुना परिधि।
परिधि का सूत्र हमें पता ही है, 1/2 गुणा 2πr यानी त्रिज्या। यहां पर त्रिज्या पाई का मान आप जानते हैं 22/7 और त्रिज्या भी 7। इसको हम हल कर सकते हैं तो 22 मीटर। तो जो वृत्त की इस आधी परिधि जो हम देख रहे हैं, इसकी लंबाई अगर 22 मीटर हो रही है तो इसका मतलब इस अवस्था में वस्तु द्वारा ए से बी तक जाने में तय की गई दूरी कितनी होगी? पूरे 22 मीटर होगी, ना कि ए से बी तक की सीधी दूरी को हम यहाँ पे नापेंगे। ये इसमें हमें कई बार बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमारे सामने ये समस्या आती है कि हमसे इस तरह के प्रश्नों में दूरी की गणना करने के लिए कहा जाता है और हम दूरी को सीधा नाप के लिख देते हैं कि 7 मीटर ये हो गई ए से ओ तक, और ओ से बी तक 7 मीटर हो गई, 7 और 7 14 मीटर। लेकिन 14 मीटर इसके द्वारा तय की गई दूरी नहीं है, क्योंकि हमने खुद अभी निकाल कर देखा है कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, यहाँ पर 22 मीटर है। तो मैं समझता हूं कि इन दो उदाहरणों से हमें दूरी का जो अवधारणा है काफी हद तक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि दूरी का मतलब है वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई। और दूरी में हम दिशा का कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं, वस्तु किस दिशा में चली, कहाँ मुड़ी, कहाँ से वापस गई, इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। ध्यान कैसे नहीं रखते हैं, मतलब वस्तु चाहे आगे बढ़ी हो फिर पीछे लौटी हो, तो हमने क्या करना है, दूरी को जोड़ना ही है। एक उदाहरण की सहायता से और स्पष्ट कर दूं इसको, कि मान लिया कोई वस्तु बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु ए तक पहुंचती है, और हम ये देखते हैं कि इनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, और फिर वही वस्तु बिंदु ए से लौटकर बिंदु ओ तक वापस आ जाती है। पहले जाती है और फिर उसी मार्ग पर लौट के आ जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि वस्तु ओ से चली और कुछ निश्चित समय बाद उसकी स्थिति बदलते हुए पुनः कहां पहुंच गई, ओ तक पहुंच गई। तो चूंकि इस वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही थी, इसलिए वस्तु ने गति करी है, और गति करने के बाद वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पर लौट कर आई है। इसलिए ये स्थिर वस्तु तो नहीं होगी, वस्तु गतिमान ही होगी, क्योंकि उसने गति करके ए तक गई और ए से ओ तक आई। इसका मतलब वस्तु ने गति करी है। अब इस गति के दौरान दूरी कितनी तय करी गई, इसका आकलन हम कैसे करेंगे? तो देखिए, हम लेंगे इसमें कि जो तय दूरी है यहां पर ओ से ए तक जाने में चली गई दूरी, और फिर ए से ओ तक आने में फिर से जितनी भी कुल रास्ता जो तय हुआ, ओ से ए तक भी 3 किलोमीटर, ए से ओ तक भी 3 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर दूरी इस केस में 6 किलोमीटर। तो यहां पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हम ओ से ओ को सीधा नहीं नापेंगे, क्योंकि वस्तु भले ही लौट कर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई है, अपने जहां से चली थी वहीं पे आ गई है, लेकिन उसने जो भी रास्ता तय किया, पूरा रास्ता 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो इस अवस्था में या इस केस में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी पूरी 6 किलोमीटर होगी। तो दूरी की अवधारणा यही है कि वस्तु अपनी गति के दौरान जितना भी रास्ता या जो भी मार्ग तय करती है, उस मार्ग की संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहते हैं। टॉपिक हमारा आता है, वो है विस्थापन। विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग भौतिक राशियां भी हैं। दूरी में जहां हमने देखा था कि वस्तु के द्वारा तय की गई पूरी मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है, लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं है। विस्थापन में अगर हम विस्थापन को हम गणित रूप से इसकी आकलन करना चाहें, तो विस्थापन क्या होता है कि वस्तु द्वारा या वस्तु की गति के
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी एक तरह से है। अब यहाँ पे सीधी दूरी जो शब्द लिया गया वो इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने दूरी में बताया था, जब हम दूरी का आकलन करते हैं तो हम गति की दिशा को ध्यान में नहीं रखते हैं। वस्तु चाहे आगे बढ़ी हो पीछे लौटी हो, हमने सारी दूरियां क्या करते हैं, जोड़ दी थी। लेकिन विस्थापन में क्या करते हैं, विस्थापन में हम गति की दिशा को भी ध्यान में रखते हैं। तो दूरी और विस्थापन के अंतर को हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं सबसे सरल उदाहरण लेता हूं कि वस्तु मान लिया ए पर है और बी तक चलती है, और ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतराल है वो 4 किलोमीटर है। तो ए से बी तक की गति के लिए अब ए से बी तक वस्तु चलती है और ए से बी तक की गति के लिए अगर हमसे कहा जाए कि दूरी का आकलन कीजिए और विस्थापन का आकलन कीजिए, अब हमारे पास दोनों राशियां अलग अलग हैं। दूरी एक अलग भौतिक राशि है, विस्थापन एक अलग भौतिक राशि है। अब हम देखेंगे कि ए से बी तक की जो गति यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, इस ए से बी तक की गति में हमारे दूरी कितनी तय होगी और विस्थापन कितना होगा। तो देखिए ए से बी तक दूरी की हम परिभाषा पे जाएं तो दूरी की परिभाषा क्या है कि तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि दूरी कितनी है, ए बी है, जो कि कितनी है, 4 किलोमीटर। मैं समझता हूं इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीधी दूरी है यहाँ पे ए से बी तक के बीच की, 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था तो उसके मार्ग की लंबाई हमने 4 किलोमीटर लिख दी। इसी तरह से विस्थापन की अगर हम बात करेंगे तो विस्थापन कितना है, अभी फिर से हम विचार करें, विस्थापन में हमने किसको ध्यान में रखना है, गति की दिशा को भी ध्यान में रखना है और वस्तु की गति के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है, इनके बीच की सीधी दूरी क्या है जिसको हम विस्थापन कह रहे हैं, वो भी क्या है, ए बी के बराबर ही है। वो कितना है, 4 किलोमीटर। तो इस उदाहरण में या इस केस में हमने ये देखा कि यहां पर दूरी और विस्थापन दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं, कोई दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन अब हम इससे एक आगे की स्थिति पे विचार करें। मान लिया उसी वस्तु ने ए से बी तक गई और फिर बी से लौटकर ए पर वापस आ गई, तो हम वस्तु की गति को क्या कह सकते हैं, ए से बी तथा पुनः ए तक की गति। अब इसमें देखिए इस अवस्था में और इस अवस्था में क्या कोई अंतर आता है दूरी में और विस्थापन में, तो अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। वस्तु की गति ए से बी तक हुई, फिर बी से ए तक हुई। तो जैसे कि हमने पहले भी दूरी को समझते समय विभिन्न उदाहरणों पर विचार किया था, हम क्या करते हैं कि जब हम दूरी को नापते हैं तो कुल तय किए गए मार्ग की लंबाई हम लेते हैं। तो ए से इस गति के लिए दूरी जो होगी कितनी होगी, दूरी पे हम विचार करें। दूरी पे विचार करते समय पूरे रास्ते पे हमें विचार करना होगा, वस्तु किधर गई, ए से पहले बी तक गई तो ए बी मार्ग की लंबाई, फिर वस्तु बी से ए तक आई तो बी ए मार्ग की लंबाई। ए बी कितनी है, 4 किलोमीटर, बी ए कितनी है, ये भी 4 किलोमीटर।
तो कुल दूरी कितनी तय हुई? 8 किलोमीटर। तो हम देख रहे हैं कि अगर वस्तु ए से बी तक चलती है और बी से फिर लौटकर ए तक आ जाती है, तो इस पूरी गति के दौरान जो दूरी तय होती है वस्तु द्वारा, वो 8 किलोमीटर दूरी तय होती है। लेकिन अगर हम इसी केस में विस्थापन की बात करें, अगर हम इस केस में विस्थापन की बात करते हैं, तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा कि वस्तु की गति के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। यहां पर हम पूरे मार्ग को पूरा नापने की बात नहीं कर रहे हैं। यहां हम क्या कह रहे हैं कि गति प्रारंभ कहां से हुई थी और समाप्त कहां पर हुई है। तो यहां पे हम देखेंगे कि गति बिंदु ए से प्रारंभ हुई थी और समाप्त भी कहां पे हो रही है? ए पे ही लौट के आ जा रही है, यानी ए से ए तक की दूरी। और आप देख रहे हैं कि ए से ए तक की दूरी क्या है? ए से बी गई, बी से फिर ए, यानी ए से और ए के बीच की दूरी कितनी है? वो कोई दूरी नहीं है, वो क्या है? शून्य है। तो विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया। अब ये शून्य क्यों आया होगा? यहां पर शून्य क्यों आया, इसे समझने के लिए ये जो दूसरा बुलेट पॉइंट यहां पे लिखा है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। हमने कहा कि यहां पे गति की दिशा को भी ध्यान में रखा जाता है। पहले वस्तु ए से बी तक गई, 4 किलोमीटर आगे बढ़ी, फिर वस्तु बी से ए तक वापस आई, यानी 4 किलोमीटर पीछे आई। तो यहां पर हम जो योग करते हैं वो बीज गणितीय योग करते हैं। बीज गणितीय योग माने चिन्ह सहित योग। अगर आगे बढ़ने को हम धनात्मक मान लें और पीछे हटने को ऋणात्मक मान लें, तो एक्चुअल में वास्तव में हुआ क्या कि ये जो है इसको हम ऐसे समझते हैं कि वस्तु ए से बी तक गई, फिर जब बी से ए तक आई तो ए से बी तक जाने में 4 किलोमीटर और बी से ए तक विपरीत दिशा में, इसको हम ऋणात्मक लेंगे तो 4 और धन ऋण का आप जानते हैं कि ऋण 4 करके ये 0। तो वास्तव में जो हमने ये ए से ए तक लिखा, इसको 0 लिखा है, इस 0 के अंदर की प्रक्रिया ये है कि विस्थापन और दूरी में यहां पर अंतर जो आया वो क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि हमने इस बार इसमें क्या किया? दिशा को भी कंसिडर किया। अब दूरी जो 8 किलोमीटर तय की गई, लेकिन विस्थापन क्या है? शून्य। यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि जो मैंने पहला उदाहरण दिया था ए से केवल बी तक जाने का, इसमें दूरी 4 किलोमीटर आई थी और विस्थापन भी 4 किलोमीटर आया था, यानी दूरी और विस्थापन समान आए थे। लेकिन दूसरी अवस्था में, दूसरे वाले केस में, जब हमने कहा कि वस्तु ए से बी तक गई और पुनः लौटकर बी से ए तक आ गई, तो इसमें दूरी तो कितनी हो गई? 8 किलोमीटर हो गई। विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। ऐसा क्यों हुआ? यानी इसमें विस्थापन, इसमें जैसे यहां पर आया था दूरी और विस्थापन बराबर आए थे, दूसरे केस में दूरी और विस्थापन में अंतर क्यों आया? ये बराबर क्यों नहीं आए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट है, देखिए कि जो दूसरा बिंदु मैंने यहाँ पे लिखा कि गति की दिशा को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो पहली वाली गति थी, केवल ए से बी तक की गति, ए से बी तक की गति में क्या होता है कि वस्तु ने अपना जो चलने की दिशा है वो बिल्कुल भी बदली नहीं अपनी गति के दौरान। यानी अगर वस्तु अपनी गति के दौरान दिशा को नहीं बदलती है, उसी दिशा में चलती है, बिना दिशा को बदले चलती है, तो दूरी और विस्थापन में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि कुल तय किया गया मार्ग भी उतना ही होगा और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी भी उतनी होगी, जैसे कि इस केस में। दूसरे केस में क्या होता है? दूसरे केस में वस्तु ने क्या करा? पहले ए से बी की तरफ चल रही थी और फिर बी से ए की तरफ चलने लगी, यानी गति के दौरान अपने गति की दिशा को बदल दिया और गति की दिशा को बदलने के कारण ही दूरी और विस्थापन में अंतर आ गया। क्योंकि दूरी जब हमने नापी, दूरी का जब हमने गणना करी, तो दूरी की गणना करते समय हमने दिशा को ध्यान में नहीं रखा, कुल जहां जहां चली, जितना भी चली, सबको जोड़ के लिख दिया। लेकिन जब विस्थापन की गणना करते हैं तो विस्थापन की गणना करते समय हम गति की दिशा को भी ध्यान रखते हैं। गति की दिशा अगर एक तरफ हम धनात्मक ले रहे थे तो दूसरी तरफ उसी को नापते समय क्या कर देंगे? दूरी को नापते समय ऋणात्मक लेना पड़ा और यही वजह है कि वहां पे हमारा विस्थापन शून्य हो गया। पिछले सत्र में मैंने एक उदाहरण दिया था,
कोई वस्तु बिंदु ए से चलती है, बी तक जाती है, बी से फिर इस चित्र में हम देख सकते हैं कि वस्तु की गति ए से बी, बी से सी और सी से डी, यानी वस्तु की गति बिंदु ए से डी तक हो रही है। अब हम अगर बात करें यहां पर कि दूरी कितनी तय की गई वस्तु के द्वारा, कुल तय किए गए मार्ग की लंबाई ही दूरी होती है। इसलिए दूरी जब हम कंसिडर करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी कितना है 4 किलोमीटर, बी सी कितना है 2 किलोमीटर, सी डी कितना है 4 किलोमीटर। ध्यान रहे कि यहां हम दिशा पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, यहां हम केवल रास्ते पर विचार कर रहे हैं कि मार्ग की लंबाई कितनी तय की गई है। तो इसको हमने जोड़ लिया, 4 और 2 6 और 4 10 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ए से डी तक की गति के लिए दूरी कितनी तय हुई है, कुल 10 किलोमीटर दूरी वस्तु ने तय की। अब हम इसी केस में विस्थापन को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम विस्थापन की परिभाषा की ओर जाते हैं या विस्थापन के गणितीय आकलन की ओर जाते हैं, तो विस्थापन में क्या है कि वस्तु की गति के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। और जब हम ये सीधी दूरी ले रहे होते हैं तो इसका मतलब हम दिशा को खुद ही ध्यान में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सीधी दूरी की गणना करनी है। इससे हमारी गणना सरल भी हो जाती है और हमें विस्थापन का सही मान भी प्राप्त हो जाता है। तो जब विस्थापन हम लेंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि ए से डी तक की हमें सीधी दूरी पे बात करनी होगी। ए से डी तक की सीधी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पूरे मार्ग को देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या देखना है, गति का प्रारंभिक बिंदु। गति का प्रारंभिक बिंदु ए है और गति का अंतिम बिंदु डी है। इनके बीच की सीधी दूरी, तो हम क्या कर देंगे, इनको सीधा सीधा मिला देंगे। तो देखिए ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी, विस्थापन की जब हम बात करेंगे तो प्रारंभिक बिंदु ए से अंतिम बिंदु डी तक की सीधी दूरी, इसको हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है AD। अब AD की गणना हम आप देखते हैं कि रेखा गणित के ज्योमेट्री के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। AD क्या है हमारा, ये एक आयताकार चित्र आपको दिखाई दे रहा है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए क्या है कि ये 2 है, BC 2 है, तो AD भी कितना होगा 2 होगा। तो AD किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा, बराबर 2 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर कितना एक तरह से मनोरंजक तथ्य भी ये निकल के आता है कि हम देख रहे हैं कि विस्थापन जो है वो तो आया कुल 2 किलोमीटर और दूरी हुई तय 10 किलोमीटर, जबकि गति का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान था। तो दूरी और विस्थापन में जब हमने गणना करी तो इस बार दोनों में अंतर फिर से आया, दूरी 10 किलोमीटर आई, विस्थापन 2 किलोमीटर आया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो इसका उत्तर भी वही है जो कि हमने पिछले केस में देखा था। यहां पर भी क्या हुआ कि गति के दौरान वस्तु ने अपनी दिशाएं बदली हैं, गति की दिशा बदली है। तो जब गति की दिशा बदलती है गति के दौरान, तो दूरी और विस्थापन में अंतर आना स्वाभाविक ही है। जबकि दोनों जो है एक समान प्रकार की राशियां हैं, दोनों के अगर हम जैसे अब आप देख रहे हैं, इसको हम किसमें, इसको भी हमने किलोमीटर में नापा, इसको भी किलोमीटर में नापा, इनके मात्रक भी क्या होते हैं, समान होते हैं। और अगर हम MKS पद्धति जो हमारी अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है, तो मानक पद्धति पे विचार करेंगे तो दूरी और विस्थापन दोनों के मात्रक मीटर होते हैं। तो मीटर में हम इनको नापते हैं, किलोमीटर भी जो है मीटर का एक बड़ा मात्रक है, 1000 गुना, आप जानते हैं।
इसलिए दूरी और विस्थापन का जो ये अवधारणा है हमें आज समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दूरी जो है वो पूरे मार्ग की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन क्या होती है, गति के प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की